सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। निम्न में से कौन सी क्रमित जोड़ी दिए गए समीकरण का हल है? तो हमें यहाँ एक समीकरण दिया गया है 4x ऋण 1 बराबर 3y धन 5 और यहाँ पे हमें दो क्रमित जोड़ियाँ दी गई हैं 3 और 2 और 2 और 3 और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रमित जोड़ी इस समीकरण का हल है। ये पहली वाली या दूसरी वाली या दोनों के दोनों या कोई भी नहीं। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब हमें क्रमित जोड़ी दी जाती है तो इसमें ये जो पहली संख्या होती है ये दर्शाती है x निर्देशांक को और ये जो दूसरी संख्या होती है ये दर्शाती है y निर्देशांक को। तो यहाँ पे जो x निर्देशांक है यहाँ पे वो है 3 और जो y निर्देशांक है यहाँ पे वो है 2, यानी कि x का मान यहाँ 3 है और y का मान है 2। तो अब अगर ये क्रमित जोड़ी इस समीकरण का हल है तो ये x और y निर्देशांक यानी कि 3 और 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में मैं x की जगह डाल देता हूँ 3 और y की जगह डाल देता हूँ 2 और देखता हूँ क्या ये समीकरण हमें बराबर मिल रहा है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा समीकरण है 4x, x की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 3 और ऋण 1 और ये बराबर होना चाहिए 3y और y की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास धन 5। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे है 4 गुणा 3 यानी कि 12, ऋण यहाँ पे है 1 और ये बराबर होना चाहिए 3 गुणा 2 यानी कि 6 और यहाँ पे हमारे पास धन 5। तो अब हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलना चाहिए 12 ऋण 1 यानी कि 11 हमें बराबर मिलना चाहिए 6 धन 5, वो तो 11 ही होता है, यानी कि यहाँ पे हमें ये समीकरण बराबर मिल रहा है। तो अगर ये समीकरण हमें बराबर मिल रहा है तो ये सही है और ये भी सही है, यानी कि ये क्रमित जोड़ी इस समीकरण का हल है क्योंकि यहाँ पे x और y निर्देशांक ने इस समीकरण को संतुष्ट किया। चलो अब इसी तरह से दूसरी क्रमित जोड़ी भी देख लेते हैं। तो इस क्रमित जोड़ी में x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है 3। तो चलो अब इस समीकरण में हम डाल देते हैं। तो हमें मिलेगा 4 गुणा x यानी कि x की जगह हमें रखना है यहाँ पे 2 और हमारे पास है ऋण 1, ये बराबर हमें मिलना चाहिए 3 गुणा y। तो 3 गुणा y की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास धन 5। चलो देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है। 4 गुणा 2 यानी कि ये हो जाएगा 8, ऋण 1 ये हमें बराबर मिलना चाहिए 3 गुणा 3 यानी कि 9 और यहाँ पे धन 5। तो ये हमें क्या मिलेगा? 8 ऋण 1 तो 7 हो जाएगा और हमें ये बराबर मिलना चाहिए था 9 धन 5 के। 9 धन 5 तो 14 होता है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, यानी कि ये क्रमित जोड़ी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करती, यानी ये इसका हल नहीं है। हमें यहाँ एक रेखिक समीकरण दिया गया है जो है ऋण 3x धन 7y बराबर 5x धन 2y के। और इस रेखिक समीकरण के लिए हमें यहाँ निम्न रिक्त निर्देशांक पता करने हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु A दिया गया है जिसका y निर्देशांक हमें पता करना है और बिंदु B दिया गया है जिसका x निर्देशांक हमें पता करना है और साथ ही साथ हमें रेखा AB आलेखित करनी है। तो चलो सबसे पहले ये निर्देशांक हम यहाँ पता कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ज़रा यहाँ जगह बना लेता हूँ। तो चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बिंदु A लेते हैं और बिंदु A का y निर्देशांक निकालने के लिए हम इस समीकरण में बिंदु A का x निर्देशांक जो है ऋण 5 वो यहाँ डाल देते हैं x की जगह। तो चलो यहाँ पर हमें इस समीकरण में x की जगह डालना है ऋण 5, तो हमें y निर्देशांक मिल जाएगा बिंदु A का। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ऋण 3 गुणा x की जगह हमें डालना है ऋण 5 धन
यहाँ पर है हमारे पास 7y बराबर 5 गुणा x की जगह डालेंगे ऋण 5, तो ये आएगा हमारे पास 5 गुणा ऋण 5 धन यहाँ पर है हमारे पास 2y। तो ऋण 3 गुणा ऋण 5 ये हमें यहाँ मिल जाएगा 15 धन 7y ये बराबर होगा ऋण 25 धन 2y के। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ 15 से घटा देता हूं तो यहाँ 15 गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ऋण 25 ऋण 15 यानी कि ऋण 40, और 2y से भी घटा देता हूं तो 2y यहाँ से चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7y ऋण 2y यानी कि 5y। तो हमें मिलेगा 5y बराबर होगा ऋण 40 के। तो y का मान निकालने के लिए अब हम यहाँ पे दोनों तरफ 5 से विभाजित कर देते हैं, तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो y का मान हमें मिलेगा ऋण 40 बटा 5 यानी कि ऋण 8। तो हमें y का मान पता चल चुका है, वो है ऋण 8। तो बिंदु A यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब चलो इसी तरह से हम यहाँ बिंदु B भी निकाल लेते हैं। तो बिंदु B निकालने के लिए यहाँ y की जगह हम डाल देंगे 8, तो हमें x मिल जाएगा। तो चलो इसी समीकरण में ये वाला जो हमारा समीकरण है यह है ऋण 3x धन 7y, y की जगह हमें डालना है 8, ये बराबर है 5x धन 2y के, और y की जगह हमें डालना है 8। तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है ऋण 3x धन 8 गुणा 7, ये हो जाएंगे 56 बराबर यहाँ हमारे पास आएगा 5x धन 16। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ 16 से घटा देता हूं तो यहाँ 16 चला जाएगा और यहाँ 56 ऋण 16 आ जाएगा 40, और 3x यहाँ दोनों तरफ जोड़ देता हूं तो यहाँ 3x चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5x धन 3x यानी कि 8x। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 40 बराबर होगा 8x के। तो अब अगर दोनों तरफ 8 से विभाजित कर दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ हमें मिलेगा 40 बटा 8 यानी कि 5। तो यहाँ पर हमें x का मान, x निर्देशांक मिल चुका है, वो है 5। तो बिंदु B भी हमें पता चल गया। तो ये निर्देशांक हमने यहाँ निकाल लिए हैं, और अब चलो ये दोनों बिंदु यहाँ स्थापित करके हम A B आलेखित कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना निर्देशांक पद्धति वापस ले आता हूँ। तो ये है हमारी निर्देशांक पद्धति, और यहाँ पर हमारे पास बिंदु A है, बिंदु A है ऋण 5 और ऋण 8। तो यहाँ पर ये है हमारा मूल बिंदु, तो ये है ऋण 1, हमें x निर्देशांक ऋण 5 चाहिए, यानी बाई तरफ हमें 5 स्थान जाना है। तो ये है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये है ऋण 5, और यहाँ से हमें y निर्देशांक है ऋण 8 यानी कि 8 स्थान नीचे जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा हमारा बिंदु, ये है हमारा बिंदु A जो है ऋण 5 और ऋण 8। तो यहाँ पर हमने बिंदु A स्थापित कर दिया। अब चलो बिंदु B भी स्थापित कर लेते हैं जो है 5 और 8। तो मूल बिंदु से शुरू करते हुए 5 स्थान दाई तरफ 1 2 3 4 5, और y निर्देशांक है 8 यानी 8 स्थान ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रहेगा हमारा बिंदु, ये है हमारा बिंदु B जो है 5 और 8। तो अब चलो यहाँ पर हम रेखा AB बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बिंदु A और B को जोड़कर ये रेखा बना लेता हूँ, और ये हो गई हमारी रेखा AB। तो इस तरह से हमने बिंदु A और B निकाले और रेखा AB बना ली। अब बिंदु A और B हमने कैसे निकाले थे? बिंदु A और B हमने कुछ इस प्रकार से निकाले थे, पर हम चाहते तो इस समीकरण को पहले ही थोड़ा हल कर देते तो हमें थोड़ी आसानी होती। तो मैं एक और तरीका यहाँ बता देता हूँ तुम्हें। तो हमारे पास जो समीकरण था वो मैं ज़रा यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। तो हमारा जो समीकरण था वो था ऋण 3x धन 7y बराबर 5x धन 2y। तो अब यहाँ x और y निर्देशांक डालने की जगह मैं ज़रा इसे ही हल कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर मैं दोनों तरफ 3x जोड़ दूँ तो यहाँ 3x चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5x धन 3x यानी कि 8x। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये होगा 7y बराबर 8x धन 2y,
और अब अगर मैं दोनों तरफ 2y घटा दूं तो यहाँ 2y चला जाएगा और यहाँ आएगा 7y ऋण 2y यानी कि 5y। तो यहाँ हमें मिलेगा 5y बराबर 8x। तो अब अगर तुम देखो तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y निकालने के लिए हम दोनों तरफ अगर 5 से विभाजित कर दे तो हमें मिलेगा 8/5 गुणा x। तो यहाँ पर देखो जब हम x ऋण 5 डालेंगे तो ऋण 5 और 5 यहाँ पे कट जाएंगे, हमें मिलेगा ऋण 1। तो 8 गुणा ऋण 1 हमें मिल जाएगा ऋण 8। और उसी तरह से अगर हमें x निकालना है तो दोनों तरफ हम 8 से विभाजित कर देंगे तो हमें x जो है वो मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा 5/8 गुणा y। तो यहां देखो जब हम y जो है यहाँ पे 8 डालेंगे तो 8 और 8 कट जाएंगे और हमें सीधा x मिल जाएगा जो होगा 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा हल कर कर x और y थोड़ी आसानी से निकाल सकते थे। तो तुम किसी भी तरह से करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने तुम्हें अलग अलग तरीके बता दिए इस प्रश्न को हल करने के। रेखिक समीकरण 5x धन 2y बराबर 20 का आलेख बनाएं। तो यहां पर हमें इस समीकरण का एक आलेख बनाना है इस आलेख चित्र पर। और हम जानते हैं कि रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सीधी रेखा होती है इस निर्देशांक पद्धति पर, जहां पर उसके ऊपर आने वाले सारे बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं x और y निर्देशांक वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो बस हमें उनमें से कुछ बिंदु निकालना है और उनके x और y निर्देशांक के हिसाब से उन बिंदु को यहां स्थापित कर कर ये हमें रेखा बनानी होगी। तो कुछ बिंदु निकालने के लिए यहां पर मैं कुछ x निर्देशांक यहां पर डाल दूंगा जिसके हिसाब से मुझे y निर्देशांक मिल जाएगा। पर वो शुरू करने के पहले जरा इस रेखिक समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं y के लिए। तो यहां समीकरण हमें दिया गया है 5x धन 2y बराबर है 20 के। तो अब मैं दोनों तरफ 5x से घटा लेता हूं तो यहां मुझे मिल जाएगा 2y बराबर होगा 20 ऋण 5x के। और अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से विभाजित कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहां पर y बराबर होगा 20 ऋण 5x और हर में हमारे पास होगा यहां पर 2। तो अब मुझे जो y है वो मिल रहा है, y हमें मिल रहा है 20/2 यानी कि 10 ऋण 5/2 गुणा x। तो ये हमें मिल रहा है यहां पर हमारा y। तो अब बस मैं यहां पे एक सारणी बना लेता हूं। तो यहां पर एक सारणी बना लेता हूं जहां पर मैं x ले लूंगा और उस हिसाब से हमें जो यहां y मिलेगा तो उस हिसाब से हमें मिल जाएगा हमारा बिंदु x और y। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला x निर्देशांक मैं यहां लेता हूं 0, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0। तो y हमें क्या मिलेगा, y हमें मिलेगा 10 ऋण 5/2 गुणा x यानी कि 0। तो ये तो 0 हो जाएगा और 10 ऋण 0 बचेगा हमारे पास 10। तो हमें हमारा जो पहला बिंदु मिल रहा है वो है 0 और 10। तो हमारा पहला जो बिंदु है वो है 0 और 10। तो यहां पर x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक है 10। तो यहां पर मैं दर्शा देता हूं कि यहां पर यह है हमारा x निर्देशांक और यह है हमारा y निर्देशांक। तो जो पहला बिंदु है मैं यहां स्थापित करता हूं। x निर्देशांक है 0 तो हम यहां से शुरू करेंगे और y निर्देशांक है 10 तो हम 10 ऊपर जाएंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम पहुँचे तो ये है हमारा बिंदु 0 और 10। चलो अब दूसरा बिंदु लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा x मैं यहाँ पर लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ। अब क्या लूँ, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पे हर में है 2। तो अगर हम x जो है वो अगर 2 के पहाड़े लेंगे तो ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं x को 2 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं x को लेता हूँ 2। तो y हमें मिलेगा, y मिलेगा 10 ऋण 5/2 गुणा 2। तो यहाँ 2 और 2 तो कट जाएगा और यहाँ बचेगा 10 ऋण 5 जो बराबर होगा 5 के। तो हमें हमारा अगला बिंदु मिल रहा है 2 और 5, उसके निर्देशांक हैं 2 और 5। तो यहाँ x निर्देशांक है 2। तो यहाँ मूल बिंदु से शुरू कर कर
मैं 2 स्थान आगे बढ़ूंगा तो 1 और 2 और 5 स्थान ऊपर y निर्देशांक 1 2 3 4 5, तो हम पहुंचेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा बिंदु 2 और 5। तो अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़कर हम एक रेखा बना सकते हैं। पर चलो हमारी अच्छी संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पर एक और बिंदु ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब ले लेता हूँ 4। तो y जो होगा वो हमें मिलेगा 10 ऋण 5/2 गुणा x, यहाँ पे है 4। तो 4/2 तो हो जाएगा 2, 2 गुणा 5 हो जाएगा 10, 10 ऋण 10 हो जाएगा 0। तो यहाँ हमें y मिल रहा है 0। तो जो हमारा निर्देशांक है x और y वो है 4 और 0। तो चलो इस बिंदु को यहाँ स्थापित करते हैं। तो मूल निर्देशांक से शुरू करते हुए x निर्देशांक है यहाँ पे 4, तो 4 में बढ़ूंगा दाई तरफ, तो 1 2 3 4, और y निर्देशांक है 0, तो हमें ना तो ऊपर ना तो नीचे जाना है। तो ये रहेगा हमारा बिंदु 4 और 0। तो ये रहा हमारा बिंदु 4 और 0। तो हमें यहाँ पर अब 3 बिंदु मिल गए हैं। तो चलो इन्हें हम अब जोड़ लेते हैं और हमारी रेखा आलेखित कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसे इन तीनों बिंदुओं को इस रेखा से जोड़ देता हूँ। तो ये हो गई हमारी रेखा। और हमारा जो प्रश्न था कि इस समीकरण का आलेख बनाएं, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया। ये रही हमारी रेखा जो इस समीकरण का आलेख है। रैखिक समीकरण y बराबर 2x धन 7 को आलेखित करें। तो चलो हम इस समीकरण को यहाँ आलेखित कर लेते हैं। तो वो करने के लिए हम यहाँ से इस समीकरण से कुछ बिंदु निकाल लेंगे और वो बिंदु यहाँ स्थापित करके उनको जोड़कर हमारी यहाँ रेखा मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ x निर्देशांक ले लूँगा और वो यहाँ डाल के हमें जो y निर्देशांक मिलेंगे तो उससे हमें हमारे बिंदु मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ पर हमें लेने हैं हमारे x निर्देशांक और उसके हिसाब से हमें मिलेंगे y निर्देशांक। तो ये वो बिंदु जो आएंगे x और y, वो हम यहाँ स्थापित कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे हमेशा पसंद है x तो 0 से शुरू करूं। तो x अगर 0 है तो y जो होगा y हमें मिलेगा 2 गुणा x यानी कि 0, 2 गुणा 0 धन 7। तो 2 गुणा 0 तो 0 होगा, धन 7 तो ये हमें मिलेगा 7। तो हमारा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 0 और 7। तो ये है हमारा पहला बिंदु। चलो इसे स्थापित करने के पहले कुछ और बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब मैं x को यहाँ क्या ले लूँ, मैं x को यहाँ ले लेता हूँ, चलो 2 ले लेता हूँ। तो अब y क्या मिलेगा, y हमें बराबर मिलेगा 2x यानी कि 2 गुणा 2 धन 7, जो बराबर होगा 2 गुणा 2 हो जाएंगे 4 धन 7, हमें मिलेंगे यहाँ 11। तो हमारा जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक हैं 2 और 11। तो 2 बिंदुओं से हम यहाँ अपनी रेखा बना सकते हैं। पर चलो मैं ज़रा संतुष्टि के लिए एक और बिंदु ले लेता हूँ और x को अब मैं ऋणात्मक लेता हूँ। तो यहाँ x आ जाएगा ऋण 2।
तो अब y क्या मिलेगा हमें? y बराबर मिलेगा 2 गुणा x। x है यहाँ पे ऋण 2 और हमारे पास है यहाँ धन 7, जो बराबर होगा 2 गुणा ऋण 2 हो जाएगा ऋण 4 धन 7, ये हमें मिलेगा 3। तो हमारा जो बिंदु होगा वो होगा ऋण 2 और 3। तो चलो अब इन्हें आलेखित कर लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है 0 और 7। पर वो आलेखित करने के पहले मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कि ये है हमारा मूल बिंदु और ये जो रेखा है ये है हमारा x अक्ष और ये रेखा है हमारी y अक्ष। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है 0 और 7। तो x निर्देशांक है 0, तो यहाँ से शुरू करेंगे और y निर्देशांक है 7, तो 7 हमें ऊपर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है हमारा बिंदु 0 और 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है 0 और 7। हमारा दूसरा बिंदु है 2 और 11। तो यहाँ x अक्ष में हमें 2 स्थान आगे बढ़ना है दाई तरफ, 1 2 और 11 स्थान ऊपर y अक्ष में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा यहाँ पे 11। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 2 और 11। और हम एक और बिंदु स्थापित कर लेते हैं जो है ऋण 2 और 3। तो x अक्ष से शुरू करके हमें ऋण 2 यानी कि 2 स्थान बाई तरफ जाना है। तो 1 2 ये हो गया ऋण 2 और 3 3 ऊपर, तो 1 2 3, ये है हमारा बिंदु ऋण 2 और 3। तो चलो अब यहाँ पे 3 बिंदु हमें मिल गए हैं, इनको हम जोड़कर हमारी रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बिंदु मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तो लगभग तो जुड़ गए हैं तो यहाँ पर इन्हें जोड़ के मैंने अपनी ये रेखा बना ली। तो हमने इस रेखिक समीकरण y बराबर 2x धन 7 को आलेखित कर दिया। चलो एक और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये अगला प्रश्न ले लेता हूँ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें एक आलेख दिया गया है जहाँ पर हमारे पास x अक्ष में है किलोग्राम और y अक्ष में है पाउंड। और यहाँ पर ये आलेख दर्शा रहा है किलोग्राम और पाउंड के बीच में क्या रिश्ता है। और यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि 4 किलोग्राम कितने पाउंड होंगे। तो यहाँ पे मैं चलो 4 किलोग्राम पहले ढूंढ लेता हूँ यहाँ x अक्ष में। तो x अक्ष में 4 किलोग्राम यहाँ पर है और अगर इसे मैं यहाँ ऊपर खींचूं और यहाँ तक ले जाऊं आलेख तक, तो इस आलेख का इस बिंदु पर जो y निर्देशांक है वो कितना होगा, तो वो निकालने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ। तो मैं पहुँच रहा हूँ करीब करीब यहाँ पे और ये तो मुझे 8 और 10 के बीच में दिख रहा है, ये कुछ तकरीबन यहाँ पर 9 है। तो 4 किलोग्राम जो है वो 9 पाउंड के आसपास होगा। अब इसी तरह हमें बाकी प्रश्न भी हल करने हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 9 किलोग्राम कितने पाउंड होंगे, तो बस इसी तरह से हम 9 किलोग्राम लेके इस अक्ष में ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पे पहुँच के हम यहाँ जाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये है 20। तो यहाँ पर 9 किलोग्राम जो है वो है 20 पाउंड। अगला प्रश्न है 12 पाउंड कितने किलोग्राम होंगे। अब यहाँ उल्टा हो चुका है, तो हमें ढूंढना है 12 पाउंड। तो यहाँ पर ये रहा 12 पाउंड। तो यहाँ से हम यहाँ जाते हैं आलेख तक, तो हम तकरीबन यहाँ पहुँच रहे हैं। अब यहाँ से हमें जाना है नीचे किलोग्राम के अक्ष पे, तो यहाँ हम पहुँचते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ 5.5 लग रहा है। तो 12 पाउंड तकरीबन 5.5 किलोग्राम होंगे। आखिरी प्रश्न है 17 पाउंड कितने किलोग्राम है। तो 17 पाउंड यहाँ पे ये है 16, ये है 17, यहाँ पे कहीं पे है ये 17 पाउंड। तो 17 पाउंड से यहाँ पे मैं आलेख तक पहुँचता हूँ पहले। तो मैं पहुँचूंगा यहाँ तक और फिर इस आलेख का x अक्ष निकालता हूँ। तो वो जो x अक्ष है वो आ रहा है यहाँ पे और ये दिख रहा है 7.5। तो जो 17 पाउंड है वो बराबर होंगे 7.5 किलोग्राम के। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। चलो एक और आखिरी प्रश्न लेते हैं। तो ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। तो ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, चलो इसे आराम से पढ़ते हैं। तो हवाई अड्डे पर आप अपना पैसा डॉलर से यूरो में बदल सकते हैं। सेवा की कीमत $5 है और प्रत्येक अतिरिक्त डॉलर के लिए आपको 0.7 यूरो मिलते हैं।
तो ठीक है, यानी कि हमें $5 देने होंगे ये सेवा लेने के लिए, और उसके बाद हम जितने भी डॉलर देंगे उन हर डॉलर के लिए हमें मिलेंगे 0.7 यूरो। इसके लिए एक सारणी बनाएं और इस जानकारी को आलेखित करें। तो चलो इसके लिए हमें सारणी बनाकर इसे आलेखित करना है। और एक और प्रश्न है, यदि आप $50 देते हैं तो आपको कितने यूरो मिलेंगे? इसका पता आलेख चित्र से लगाएं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो समझो कि मेरे पास यहाँ पर $D हैं, तो उन $D में से $5 तो मुझे देने होंगे ये सेवा का उपयोग करने के लिए, तो मेरे पास $5 तो चले ही जाएंगे, तो मेरे पास बचेंगे D ऋण $5, और इन हर एक डॉलर के लिए मुझे मिलेंगे 0.7 यूरो। तो $D में से 5 तो चले जाएंगे सेवा लेने के लिए, और उसके बाद जो हमारे पास D ऋण $5 बचेंगे उन हर एक डॉलर के लिए हमें मिलेंगे 0.7 यूरो। तो इसे जब हम गुणा कर देंगे 0.7 से तो हमें उतने यूरो मिल जाएंगे। तो ये बराबर होगा कि हमें इतने यूरो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक समीकरण देख पा रहा हूं कि यूरो बराबर है 0.7 गुणा $ऋण 5 के। तो चलो इसकी एक सारणी बना लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं $D दूंगा तो मुझे बदले में कितने यूरो मिलेंगे। तो इसकी हम एक सारणी यहाँ बना लेते हैं। तो मैं इसे ऐसे यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ। तो चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। समझो कि मेरे पास $5 थे, तो अगर मेरे पास $5 थे तो बदले में मुझे कितने यूरो मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ, तो हमारे पास आएंगे 0.7 गुणा D, यानी कि डॉलर हमने दिए 5 ऋण 5 हो जाएंगे यहाँ पर जो है। तो अब यहाँ पर 5 ऋण 5 हो जाएंगे 0, और 0 गुणा 0.7 तो 0 ही रहेगा, यानी हमें बदले में कोई भी डॉलर नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि $5 अगर मेरे पास हैं तो वो तो हमारे सेवा लेने में ही चले जाएंगे, तो हमें यूरो तो कुछ नहीं मिलने वाले। तो चलो कुछ यूरो तो लेते हैं। तो यहाँ पर मैं समझो $15 देता हूँ। तो अगर मेरे पास $15 हैं तो यहाँ डॉलर में मैं 15 डाल देता हूँ, तो देखता हूँ मुझे कितने यूरो मिलेंगे। तो हमें यूरो जो मिलेंगे वो होंगे 0.7 गुणा डॉलर की जगह हमें रखना है 15, तो ये होगा 15 ऋण 5। तो 15 ऋण 5 हो जाएंगे 10, और 10 गुणा 0.7 हमें मिल जाएंगे 7। तो हमें $15 देने पर 7 यूरो मिलेंगे। अब अगर यहाँ मैं $55 देता हूँ तो $55 में मुझे कितने यूरो मिलेंगे। एक और ले लेते हैं यहाँ उदाहरण। तो हमें मिलेंगे 0.7 गुणा 55 ऋण 5, तो 55 ऋण 5 हो जाएंगे 50, और 50 गुणा 0.7 होंगे 7 गुणा 5 यानी कि 35। तो $55 देने पर हमें मिलेंगे 35 यूरो। तो यहाँ पर हमने इस जानकारी को सारणी में दिखा लिया है, और अब यहाँ पर ये तो कुछ बिंदु बन गए हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु है 5 और 0, 15 और 7, 55 और 35। तो यहाँ पर देखो तो x अक्ष में हमें डॉलर दिया गया है और y अक्ष में हमें दिया गया है यूरो। तो चलो इन बिंदुओं को यहाँ स्थापित कर लेते हैं। तो जो पहला बिंदु है वो है 5 और 0। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये जो पहला बिंदु है ये है 5 और 0। तो यहाँ दर्शाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ संख्याएं लिखनी होंगी। तो चलो यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, इन बिंदुओं को मैं ले लेता हूँ कि ये है $10, ये है 20, ये है 30, ये है $40, और इसे ले लेता हूँ $50। और यहाँ पर यूरो में भी चलो ये हो जाते हैं 10 यूरो, ये ले लेंगे हम 20 यूरो, ये ले लेंगे 30 यूरो, और ये हो जाएंगे 40 यूरो। तो चलो हम 5.0 यानी कि $5 और 0 यूरो यहाँ स्थापित करते हैं। तो $5 ये है मूल बिंदु, $5 आएंगे यहाँ पे, और 0 यूरो यानी कि ऊपर हमें नहीं जाना है, तो यही होगा हमारा बिंदु। हमारा अगला बिंदु है 15 और 7, $15 7 यूरो। तो 15 और 7, तो 15 यहाँ पर डॉलर यहाँ है और 7 ऊपर, तो ऊपर हमें जाना है। अब 7 यहाँ पर मैं अंदाजन लिख देता हूँ, तो यहाँ 15 और ये 7 कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। अब
$55 पे 35 यूरो मिलते हैं। तो हमारा जो बिंदु है वो है 55 और 35। तो $55 यहाँ पर ये है 50 और ये होंगे $55 और 35 यूरो। तो हमें ऊपर जाना है 35 तक और ये रहा 35। तो हमने यहाँ 3 बिंदु स्थापित कर दिए। तो चलो इन बिंदुओं को जोड़कर मैं एक आलेख बना लेता हूँ। तो ये बिंदुओं को जोड़कर मैं यहाँ ये आलेख बना लेता हूँ। तो ये रेखा हो गई जो दर्शा रही है इस जानकारी को। तो यहाँ पर ये रेखा है जो हमें डॉलर और यूरो के बीच में परिवर्तन करके दे रही है। अब हमारा आखिरी प्रश्न था कि यदि आप $50 देते हैं तो कितने यूरो मिलेंगे, इसका पता आलेख चित्र से लगाएं। तो $50 है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं ज़रा ऊपर जाता हूँ तो ये जो आलेख है ये यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो इसका जो y अक्ष है वो निकालने के लिए मैं ज़रा यहाँ जाता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पे। तो $50 देने पे हमें मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ 30 से थोड़े से ज़्यादा 31 या 32 या 33 यूरो। अब सही तो मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ पर अंदाज़न 31 या 32 यूरो हैं। पर अगर हमें इसका सही उत्तर जानना है तो क्या करें? तो यहाँ पर तो हमारे पास है ना ये सारणी, तो इसमें हम डाल देते हैं $50। तो यहाँ पर अगर मैं $50 दूंगा तो मुझे कितने यूरो मिलेंगे? तो हमें मिलेंगे 0.7 गुणा डॉलर की जगह डालेंगे 50 तो ये हो जाएंगे 50 ऋण 5, 50 ऋण 5 हो जाएंगे 45। तो हमें यहाँ करना है 45 गुणा 0.7। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 7 गुणा 5 हो जाएंगे 35। तो 5 यहाँ लिखता हूँ और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे और 7 चौके होते हैं 28। 28 और 3 हो जाएंगे 31। तो ये होगा 31। यहाँ हमारे पास बिंदु के बाद एक दशमलव है तो मैं यहाँ बिंदु दे देता हूँ। तो हमें मिलेंगे 31.5 यूरो। तो ये दरअसल है 31.5 यूरो। तो $50 देने पर हमें मिलेंगे 31.5 यूरो। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Désolé, c'est les Covid que je
नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए अध्याय को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है नागरी लिपि। नागरी लिपि गुनाकर मूले द्वारा लिखा गया निबंध है। बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछली कक्षा में ही निबंध पर विस्तृत चर्चा की थी। निबंध किसे कहते हैं तथा निबंधों के प्रकार आदि पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। आज की कक्षा में हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं वह गुनाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी यानी देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। निबंध पढ़ने से पूर्व हम निबंधकार का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। गुनाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। इन्हें मराठी, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षर कथा, अक्षरों की कहानी, सूर्य, भारतीय लिपियों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, नक्षत्र लोक, महान वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्रा आदि। गुनाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। इन विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन भी हो चुका है। अक्षर कथा पुस्तकों में संसार की सभी प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। गुनाकर मूले ने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। वे राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी की महती सेवा करने वाले में गुनाकर मूले का योगदान अतुलनीय है। इनके द्वारा लिखित निबंध नागरी लिपि को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि लिपि कहते किसे हैं। लिपि की परिभाषा आइए देखते हैं। लिपि कहते किसे हैं। लिपि वर्ण प्रतीकों की यादृच्छिक, रूढ़ एवं दृश्यात्मक प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भाषा व्यवहृत होती है, अर्थात जिसके माध्यम से भाषा बोली जाती है। आप इसमें 3 शब्द देख रहे होंगे, यादृच्छिक, रूढ़ एवं दृश्यात्मक। यादृच्छिक का अर्थ है मनगढ़ंत। जब लिपि बनी होगी तो कुछ मान लिया गया होगा, कुछ निश्चित प्रतीक गढ़े गए होंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार, इसलिए उस शब्द को यादृच्छिक है। और यही कारण है कि यहाँ परिभाषा में यादृच्छिक शब्द आया है। दूसरा शब्द है रूढ़। रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा, प्रयोग या प्रसिद्धि, जो परंपरा से चली आ रही है और जिसे हम मान लेते हैं, जिसका प्रयोग होता रहा है और इसे हम स्वीकार करते हैं, या प्रसिद्धि जिसकी होती है जिस शब्दों की, उसे रूढ़ कहते हैं। एक शब्द और है दृश्यात्मक। दृश्यात्मक का अर्थ होता है दिखाई देना, दिखाई पड़ना। यानी लिपि जो है वो दृश्यात्मक प्रणाली है, दिखाई पड़ने वाली है, ध्वन्यात्मक नहीं है। केवल सुनाई पड़ना नहीं, भाषा को हम ध्वन्यात्मक कह सकते हैं और कहते ही हैं, किंतु लिपि की जब बात होगी तो लिपि का अर्थ होगा दृश्यात्मक, यानी दिखाई पड़ना। वह एक लिखी हुई चीज़ होगी जिसे हम देख सकते हैं। इसीलिए एक सरल परिभाषा में हम लिपि को इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। एक बार फिर से आप लिपि की परिभाषा देख सकते हैं। लिपि वर्ण प्रतीकों की यादृच्छिक, रूढ़ एवं दृश्यात्मक प्रणाली की ऐसी व्यवस्था है जिससे भाषा व्यवहृत होती है, या सरल रूप में भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा देखिए। लिपि वर्ण प्रतीकों की यादृच्छिक, रूढ़ एवं दृश्यात्मक प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भाषा व्यवहृत होती है। आप इसमें 3 शब्द देख रहे होंगे, यादृच्छिक, रूढ़ एवं दृश्यात्मक। आइए हम ये जानें कि यादृच्छिक का अर्थ क्या है। यादृच्छिक यानी मनगढ़ंत। जब लिपि बनी होगी तो कोई भी शब्द उसके लिए एक निश्चित रूप में मान लिया गया होगा, इसे हम मनगढ़ंत कहते हैं। दूसरा देखिए रूढ़। रूढ़ का अर्थ है परंपरा, प्रयोग और प्रसिद्धि। रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं और उसे हम मान लिए हैं, जिनका प्रयोग अभी भी हो रहा है
और जिनकी प्रसिद्धि है जिन शब्दों की। दृश्यात्मक, दृश्यात्मक का अर्थ है दिखाई देना, ध्वन्यात्मक नहीं। यहाँ मैंने ये लिखा है इसलिए क्योंकि ध्वन्यात्मक है वो भाषा है और जो लिपि है वह लिखित रूप में होती है, वह हमें दिखाई पड़ती है। लिपि की एक सरल परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो आपने जाना कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि वर्ण प्रतीकों की यादृच्छिक, रूढ़ एवं दृश्यात्मक प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भाषा व्यवहृत होती है। और एक सरल परिभाषा के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा के विकास के क्रम से पैदा हुई है। इसका इतिहास 6000 वर्षों से पुराना नहीं मिलता है। लिपि वर्ण प्रतीकों की यादृच्छिक, रूढ़ एवं दृश्यात्मक प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भाषा व्यवहृत होती है। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी में माना जाता है कि उनका शिलालेख हमें मिलता था। राष्ट्रकूट नरेशों और विजयनगर के राजाओं के राज्यकाल में इसका भरपूर प्रयोग हुआ है। इस समय यह हिंदी प्रदेश के अलावे महाराष्ट्र, नेपाल, पंजाब आदि में भी प्रचलित है। सारा का सारा वैदिक एवं संस्कृत वाङ्मय देवनागरी में ही उपलब्ध है। देवनागरी लिपि के उद्भव को लेकर भाषा वैज्ञानिकों में मतैक्य नहीं है। एक वर्ग यह मानता है कि सर्वप्रथम गुजरात में प्रचलित होने के कारण वहाँ पंडित वर्ग ब्राह्मण नागरी शब्द को लिया गया और चूंकि देवभाषा संस्कृत थी अतः देव शब्द उसमें जुड़ गया। दूसरा वर्ग यह मानता है कि देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए गए थे वे संकेत देवनागर नाम से प्रचलित थे। संकेत लिपि में थे इसलिए कालांतर में देवनागरी से प्रचलित हो गए। तीसरा वर्ग मानता है कि पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था और चंद्रगुप्त मौर्य को देव, इसलिए देवनगर आगे चलकर देवनागरी में परिवर्तित हो गया। लिपियों का स्वरूप भी परस्पर भिन्न है, जिसके आधार पर इन्हें पृथक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और देवनागरी लिपि आदि। इन प्राचीन लिपियों के अतिरिक्त नेपाल की नेवारी लिपि, कश्मीर की शारदा लिपि, दक्षिण भारत की लिपियां भी महत्वपूर्ण हैं। संसार में कौन सी लिपि सबसे प्राचीन है यह निर्धारित करना अत्यंत ही मुश्किल है। देवनागरी लोगों के व्यवहार में सबसे अधिक प्रयुक्त हुई है। देवनागरी लिपि का ही आधुनिक रूप नागरी है। यह लिपि 20वीं सदी में जाकर भले ही स्थिर हुई हो, पर इसका प्रयोग प्राचीन हिंदी के अभ्युदय काल से ही हो रहा था। इसी नागरी लिपि पर लेखक ने निबंध लिखा है। गुनाकर मूले ने निबंध की शुरुआत कुछ इस प्रकार की है। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मिठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती
आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।